Hello everyone, welcome to my channel Tips on Mathematics. So in this video lecture, we are going to discuss some properties of complex numbers. So before I start this video, I request to please watch previous video, that is introduction part of complex number. So now let's start. देखिए यहाँ पर जो है प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं बेसिकली, तो यहाँ पर हम जो है सबसे पहले एडिशन की प्रॉपर्टीज को देखेंगे, है ना। सो यहां पर एडिशन की प्रॉपर्टीज में क्या है, द एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, सबसे पहला प्रॉपर्टी जो है वो है कम्यूटेटिव लॉ, है ना। ये सारे प्रॉपर्टीज है और होप कि आप लोगों ने ग्रुप थ्योरी वगैरह अच्छे से पढ़ रखा हो। अगर आपने ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, ये सब चीजें अच्छे से पढ़ रखा है तो ये जो प्रॉपर्टीज मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा ये बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। वही सारी चीजें हैं। अब देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन जनरल क्या कहता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज कंसर्निंग एडिशन, है ना। तो एडिशन की अगर मैं बात करूं बेसिकली, तो अगर ए और बी कोई भी दो नंबर है हमारे पास, तो मैं अगर ए बी को जोड़ू या फिर बी ए को जोड़ू, बात एक ही आता है। सो दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ओके, कम्यूटेटिव लॉ। सो यहां पर अगर हम इन दोनों नंबर्स को रिप्लेस कर देते हैं, किससे, इसको हम जो है Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्लेस करते हैं एंड देन इसको जो है हम Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्लेस करते हैं, देन हम क्या लिख सकते हैं, Z2 प्लस Z1, बात एक ही आएगी, ठीक है ना, बात एक ही होगा। अगर मैं इस Z1 को मान के चलू X1, Y1, आपको बताया था मैंने, उसके लिए आपको इंट्रोडक्शन का वीडियो जो है वो अटेंड करनी पड़ेगी, है ना, और प्लस X2, Y2 हो जाएगा। तो मैं इन दोनों को देखो क्या लिख सकता हूं एडिशन करके, X1 प्लस X2, Y1 प्लस Y2। आपको पता होगा कल मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन मल्टीप्लीकेशन बताया था, तो एडिशन का केस यहां पर लग रहा है। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, X2 प्लस X1, X1, Y2 प्लस Y1, ऐसे भी तो लिख सकता हूं। और ये है क्या, ये Z2 प्लस Z1 है। तो आ गया ना, Z1 प्लस Z2 से Z2 प्लस Z1 बात एक ही आती है कि नहीं। हम चाहे Z1 प्लस Z2 करें या फिर Z2 प्लस Z1 करें, दोनों ही जो है सेटिस्फाई करेगा, दोनों ही इक्वल होगा। सो इसीलिए यहां पर जो है कम्यूटेटिव लॉ जो है सेटिस्फाई करेगा। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम आगे पीछे करके भी जोड़े, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, फॉर ऑल Z1 Z2 बिलोंग्स टू कहां, C में। C इज कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हाट, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, कॉम्प्लेक्स नंबर है C। अच्छा, अगेन नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमारे पास आता है वो है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि अगर हम यहां पर, मैं जनरल बता रहा हूं, A प्लस बी प्लस C करते हैं और पहले वाले को ब्रैकेट में रख के पहले सॉल्व करते हैं फिर C के साथ जोड़ते हैं, या फिर A प्लस बी प्लस C करते हैं, मतलब A को बाहर करके B और C को पहले जोड़ते हैं बाद में इसे जोड़ते हैं, तो बात एक ही आता है। तो ऐसे ही, क्योंकि देखो एडिशन हमारा क्या है, कम्यूट कर रहा था, तो कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे पास Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 है, वो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 ब्रैकेट इसके जो है हमारे पास इक्वल होगा। देखो दोनों में डिफरेंस है। ब्रैकेट लगाने का मतलब क्या हुआ कि पहले हम Z1 प्लस Z2 करेंगे, फिर जो भी आएगा उसको हम Z3 के साथ ऐड करेंगे। ऐसे ही इस वाले में Z1 को छोड़ करके पहले हम Z2 और Z3 को ऐड करेंगे, जो भी आएगा उसको हम Z1 से ऐड करेंगे, तो दोनों ही LHS और RHS इक्वल जो है बराबर हो जाएंगे। क्लियर हो रहा है। तो ये जो Z1 Z2 Z3 है वो कहां से आ रहा है, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर से आ रहा है ना। होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो रही है। यहां पर वही चीजें बताया गया एक्सप्लेन करके। आप देख सकते हो कि अगर Z1 जो है हमारे पास क्या हो, X1 Y1 हो, और Z2 जो है क्या हो, X2 Y2 है, जो कि सारे के सारे किससे आ रहा है, हमारे C से आ रहा है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर से आ रहा है। Z3 इज इक्वल टू X3 Y3 हो, जो कि C से बिलोंग कर रहा है। देन हम कह सकते हैं कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 ब्रैकेट, हम Z1 प्लस Z2 को पहले सॉल्व कर रहे हैं। देखो यहाँ पहले उन्होंने ब्रैकेट को सॉल्व किया है, बास को होल्ड रखा है, तो ब्रैकेट को सॉल्व किया। देखो X1 X2 हो जाएगा, Y1 Y2 हो जाएगा, X1 X2 Y1 Y2 हो गया है, फिर इसको हम जोड़ेंगे तो X1 X2 X3 Y1 Y2 Y3 हो जाएगा। तो वही चीज यहां पर भी हुआ है, आप देख सकते हो X1 X2 प्लस X3 हो गया है, Y1 Y2 प्लस Y3 हो गया है
है ना। अब दूसरे पार्ट को जोड़ा है तब भी वही चीज आया है। तो मतलब क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर मैं एडिशन के केस में देखूं, कंसर्निंग एडिशन, तो वो कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता है और एसोसिएटिव लॉ भी हमारा क्या करता है, होल्ड करता है ना। नाउ नेक्स्ट मूव्स टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, देखो आइडेंटिटी की अगर मैं बात करूं तो आइडेंटिटी हमारा क्या होता है, आइडेंटिटी जो है एक ऐसा नंबर होता है, एक ऐसा नंबर होता है जिसको, मान लीजिए कोई ए हमारे पास कोई नंबर है, अब मैं अगर पूछूं कि इस ए में हम ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि वापस हमें बराबर में ए मिल जाए, तो आप लोग सभी मुझे लगता है कि यही आंसर दोगे कि सर वो नंबर हमारा जीरो है। सो इन दिस केस जीरो इज कॉल्ड आइडेंटिटी। ओके, एडिटिव आइडेंटिटी, बिकॉज हम यहां पर क्या कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में जो ऑपरेशन हम यूज कर रहे हैं वो हम एडिशन का ऑपरेशन यूज कर रहे हैं। किसका ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, एडिशन का ऑपरेशन। इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब एक बार फिर से समझ लीजिए, आइडेंटिटी एक वो नंबर होता है या फिर वो क्वांटिटी होता है जिसको किसी भी नंबर्स में, किसी भी नंबर में हम अगर ऐड करते हैं तो वापस से हमें वही नंबर मिल जाए, है ना। कोई भी नंबर हो सकता है एक्स वाई जेड, चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो चाहे वो रियल हो। हम रियल में भी देखते हैं ये सारी चीजें, है ना, ग्रुप थ्योरी वगैरह में हमने ये सब चीजें बहुत अच्छी तरह से देख रखा है, ठीक है। और यहां पर अगर मैं बात करूं कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे डिनोट करते हैं, हम टपल्स के फॉर्म में। तो 0,0 आइडेंटिटी, देखो जीरो जीरो ही है, एडिटिव आइडेंटिटी की अगर मैं बेसिकली बात करूं तो वो हमारा जीरो होगा, है कि नहीं, वो हमारा जीरो ही होगा। तो अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखूं, अगर z बराबर अगर मुझे जीरो करना है तो 0 प्लस 0 आयोटा के रूप में लिख सकता हूं। और इसी को ही तो हम जो है क्या कह सकते हैं, 0,0 टपल के फॉर्म में अगर लिखो तो 0,0 हो जाएगा। सो यही यहां पर कहा है, देयर इज अ यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर 0 दैट इज 0,0 इन फॉर्म ऑफ टपल्स सच दैट, अगर मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z में 0 को ऐड करता हूं तो वापस से हमें z मिल जाएगा, ऑब्वियसली बात है मिलेगा। या फिर 0 में अगर मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ दूं तो वापस से हमें वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा, है ना। ये तो बहुत बेसिक सी बात है, ठीक है। उसके बाद आता है एडिटिव इनवर्स। देखो यहां दो जो प्रॉपर्टी है ना, ये एक तो हमारा एडिटिव एक आइडेंटिटी हो गया और एक एडिटिव इनवर्स हो गया। ये जो दो प्रॉपर्टी है वो एक दूसरों पर डिपेंड है। कैसे डिपेंड है मैं बता रहा हूं। देखो सबसे पहले तो हमें आइडेंटिटी समझनी पड़ेगी। अगर हमें आइडेंटिटी समझ में आ गई तो हमें इनवर्स भी अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो इनवर्स ये कहता है कि, इनवर्स का मतलब क्या है, इनवर्स का मतलब क्या है कि किसी चीज का उल्टा, है ना। तो अगर हमारे पास एक z नंबर है, ये z नंबर में हम ऐसा, क्योंकि एडिशन में पढ़ रहे हैं हम, तो हमें यह भी ध्यान रखना है, हम इस z नंबर में, इस z कॉम्प्लेक्स नंबर में हम ऐसा कौन सा नंबर हम ऐड करें ताकि हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए, है ना, एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। बता सकते हैं? वो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा माइनस का z है। वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है हमारा, माइनस का z है। तो z को इस केस में हम क्या कहेंगे, एडिटिव इनवर्स कहेंगे। क्या कहेंगे, एडिटिव इनवर्स। सो यहां पर देख लेते डेफिनेशन, फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x, y, there is unique minus z, that is minus x, minus y belongs to क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑब्वियसली बात है, हो सकता है माइनस z की अगर मैं बात करूं, अगर हमारे पास, सबसे पहले तो मैं प्लस z की बात करता हूं। प्लस z हमारा क्या होगा, x प्लस आयोटा y होगा। और ऐसे ही माइनस z की अगर मैं बात करूं तो माइनस का x माइनस का आयोटा y होगा, है कि नहीं। और इसको मैं अगर टपल्स के फॉर्म में लिखना चाहूं तो x, y होगा। और ये जो माइनस का z है वो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का x, माइनस का y होगा। ठीक है ना। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो रहा है जो मैं बता रहा हूं। तो अगर इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाएगा। और एडिटिव आइडेंटिटी हमारा एक्चुअल में क्या है, 0,0 है आइडेंटिटी, मिल गया, है ना, आसान है। अच्छा, अब हमारा जो है एडिटिव का जो प्रॉपर्टी है एडिशन का, वो हमारा यहां पर समाप्त हुआ। अब हम जो है चलेंगे मल्टीप्लीकेशन की तरफ। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज है, उसको हम फटाफट से देखेंगे। प्रॉपर्टीज कंसर्निंग मल्टीप्लीकेशन।
ठीक। तो द मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। क्या क्या प्रॉपर्टी, इसमें भी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। मतलब अगर मैं 3 गुणा 2 करता हूं और 2 गुणा 3 करता हूं तो दोनों ही एक ही बात है, दोनों ही 6 आएगा। तो कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मैं आपस में आगे पीछे करके गुणा करता हूं तो वो भी हमारा जो है इक्वल होगा। एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करेगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, अब देखो एक तो हमारा होता है एडिटिव आइडेंटिटी, एक होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का क्या काम है कि वापस से हमें वही चीज दे दे, ठीक है ना। चलिए इधर से थोड़ा रफ कर लेते हैं, फिर हम इस पे बात करेंगे अच्छी तरह से। देखो अगर मैं बात कर रहा हूं आइडेंटिटी की, तो आइडेंटिटी की अगर मैं बात करूं तो आइडेंटिटी ऐसा नंबर होता है कि अगर किसी नंबर में हम, जैसे एडिशन के केस की मैं बात कर रहा हूं, मैंने आपसे क्या पूछा था आइडेंटिटी क्या होता है कि z में हम ऐसा क्या जोड़े, ये एडिशन के केस की बात कर रहा हूं मैं। z में हम ऐसा क्या जोड़े, चलो यहां पे देखते हैं ऐसे, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं। z में हम ऐसा क्या जोड़े कि वापस से हमें z मिल जाए। तो आप कहोगे कि सर z में हम क्या जोड़ सकते हैं, 0 ही एक ऐसा नंबर है जिसको जोड़ने पर फिर से वापस में z मिल जाएगा। ये तो एडिशन किया है। अब मल्टीप्लिकेशन में भी मैं कह सकता हूं कि भैया z में हम ऐसा क्या गुणा करें कि वापस से z मिल जाए। तो आपका आंसर क्या होगा, 0 तो नहीं हो सकता, क्योंकि 0 से गुणा करोगे तो टोटल 0 हो जाएगा। वो हमारा नंबर 1 ही हो सकता है, 1 ही हो सकता है। तो ये हमारा जो है, जो 1 है, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। क्लियर हो रहा है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। सो देयर इज अ यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर 1, और 1 को हम कैसे लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में, 1 को हम 1,0 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। बिलोंग्स टू C सच दैट z.z1 इज इक्वल टू 1.z, मतलब चाहे आप z को 1 से गुणा करो या फिर 1 को z से गुणा करो, वापस से हमें क्या मिलेगा, z ही मिलेगा। और वही चीज यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। चलो वेरीफाई कर सकते हैं। यहां देखो अगर मैं z इंटू 1 कर रहा हूं तो z को अगर मैं x, y से दिखाता हूं, इंटू 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1,0 लिख सकता हूं। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर आपको पता है कि मल्टीप्लाई करने पर यही आएगा। एक फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बता रखा था, है ना, मल्टीप्लाई करने पर। तो उस फॉर्मूला को अगर मैं यूज करूं, यहां पर अप्लाई करूं, तो हमारे पास z आएगा। और दोनों ही साइड से अगर मैं वेरीफाई करूं तब भी हमारा z के बराबर ही आएगा, है ना। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया है आप लोगों को। अच्छा, इसके बाद जो है आता है एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब फिर से वही चीज आ गई यार, मैं यहां पर थोड़ा समझा देता हूं आप लोगों को। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सबसे पहले एडिटिव इनवर्स में हमने क्या किया था, सबसे पहले हम एडिटिव इनवर्स के देखते हैं। एडिटिव इनवर्स में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम z में ऐसा क्या जोड़े कि हमारा वापस से आइडेंटिटी मिल जाए। समझ में आ रहा है, वापस से हमें क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए। आइडेंटिटी हमारे एडिशन के केस में क्या था, 0 था। तो आप कहोगे कि z में हम -z अगर जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी मिल जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी। ये एडिशन के केस में है ना। एंड अब मैं अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करूं तो आप मल्टीप्लिकेशन में जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है, इस z में आप ऐसा कौन से नंबर से गुणा करेंगे, ऐसा कौन से नंबर से गुणा करेंगे कि आपको आइडेंटिटी मिल जाए। और आइडेंटिटी आपको पता है कि एडिशन के केस में हमारा क्या होता है, 1 होता है। तो आप कहोगे कि सर जो है इस केस में हम 1/z से हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो क्या हो जाएगा, हमें 1 मिल जाएगा। और 1/z को हम क्या लिख सकते हैं, 1/z को हम क्या लिख सकते हैं, z का इनवर्स लिख सकते हैं, है ना। तो इसको हम लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो वही चीज मैंने यहां पर लिखा है कि फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर z x, y belongs to C steric, there is a unique number z inverse is equal to x, y belongs to C such that, ये मैंने वही प्रॉपर्टी लिख के रखा है जो मैंने अभी आप लोगों को यहां पर बताया। क्या, z into z inverse is equal to z inverse into z is equal to 1, है ना। क्लियर हो गया है, is equal to क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। तो देखो आई थिंक आप लोग, ये दो चीजें था जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि आपको एक तो एडिटिव आइडेंटिटी सीखना है ना,
उसके बाद एडिटिव इनवर्स सीखना था जो कि हमने सीख लिया है। ऐसे ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सीखना था और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सीखना था जो कि हमने इस टॉपिक में सीखा है अच्छे से। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आगे आपका और भी एक चीज आता है। देखो इनवर्स से निकालने की अगर मैं बेसिकली बात करूं तो हमारे पास क्या है, इसको पहले हम थोड़ा रफ कर लेते हैं फिर हम डिस्कशन करेंगे। देखो वेरीफाई कर सकते हैं हम इनवर्स निकालने के लिए। देखो अगर हमारे पास मान के चलिए कि कोई एक z है, ठीक है, लेट यहां पर करते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है, साइज में थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। देखो लेट जो z हमारे पास हो रहा है उसको हम x, y मान लेते हैं, एंड जो z इनवर्स है ना, जो z इनवर्स है उसको हम x डैश, y डैश मान लेते हैं। तो z इंटू z इनवर्स इज इक्वल टू 1 होना है, तो उसके लिए हम देखो अब हमें इनवर्स निकालना है, मतलब व्युत्क्रम निकालना है ना, इनवर्स निकाल देने। तो इनवर्स निकालने का मतलब यही हुआ कि जो इनवर्स निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखो अब यहां पर ये जो z है, सबसे पहले z का हमारा क्या है, x, y है, इंटू z इनवर्स हमारा क्या है, x डैश, y डैश इज इक्वल टू 1 है। अब 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1, 0 लिख सकता हूं, है ना, 1, 0 लिख सकता हूं। अब देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, वेयर यहां पर थोड़ा सा आपको करनी पड़ेगी कि जो हमारा x, y है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। और अगर x, y हमारा 0 नहीं है, इसका मतलब क्या है, इट इंप्लाई x डज नॉट इक्वल टू 0 एंड y इज ऑल्सो डज नॉट इक्वल टू 0, है ना, इज ऑल्सो डज नॉट इक्वल टू 0। इट इंप्लाई क्या इंप्लाई करेगा कि अगर दोनों नंबर 0 नहीं है तो इन दोनों नंबर का स्क्वायर करके अगर आपस में मैं जोड़ दूं तो वो भी हमारा 0 नहीं होना चाहिए। यही तो बताता है ये रिलेशन, ठीक है ना, यही बताएगा ये रिलेशन। तो चलो अब हम इसको जो है एक एक करके देखते हैं। देखो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारे पास दो केसेस निकल कर आएंगे। मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या आता है। चलो यहां पर मैं थोड़ा सा लिख देता हूं। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मल्टीप्लिकेशन में करता हूं, अगर z1 इंटू z2 करता हूं, ठीक है, और z1 हमारे पास है x1, y1 और z2 हमारे पास है x2, y2, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, मैं मिटा दूंगा इसको, मैं आप लोगों को बस समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है ना। वो होगा x1 x2 माइनस y1 y2, x1 y2, है ना, प्लस y1 x2। क्लियर है, ये चीज आना होता है। तो ये अगर x1 y1 हुआ, ये x2 और y2 हुआ, तो हम सबसे पहला तो हम यहां पर ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो x1 x2 मतलब x डैश माइनस y डैश, ठीक है, कॉमा x1 y2 है। तो x1 y2 की अगर मैं बात करूं तो ये x1 और y2 हमारे पास ये है, तो x y डैश प्लस, अच्छा y1 x2, तो y1 हमारे पास क्या है, y है, और x2 हमारे पास क्या है, x डैश है, इज इक्वल टू 1, 0। अब देखो ये इक्वल तभी हो सकता है, ये इक्वल तभी हो सकता है जब हमारे पास x, x डैश माइनस y डैश इज इक्वल टू 1 हो, एंड दूसरा x, y डैश प्लस y, x डैश इज इक्वल टू क्या हो, 0 हो। ये दो चीजें हो। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं 1 बाय 1 सॉल्व आउट करूं तो पहले वाले इक्वेशन से हमारे पास क्या आ रहा है, फर्स्ट केस देखो x, x इंटू एक्स डैश माइनस वाई इंटू वाई डैश इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना। तो अगर देखो यहां से मैं इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन करता हूं, अगर इसका मैं सॉल्यूशन करता हूं तो हमारे पास क्या आएगा, इसका अगर मैं सॉल्यूशन करता हूं तो हमारे पास क्या आएगा, यहां से अगर मैं x डैश की वैल्यू निकालता हूं, x डैश की अगर मैं यहां से वैल्यू निकालता हूं तो हमारे पास जो है यहां से निकल करके आएगा, देखो यहां से इसको हम क्या करते हैं, रफ कर देते हैं,
मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ, आप सॉल्यूशन कर लेना, इसको डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं। अगर मैं एक्स डैश की बात करूँ तो ये इनवर्स से निकलेगा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एक्स डैश की बात करूँ, एंड अगर मैं वाई डैश की बात करूँ तो ये आ जाएगा हमारे पास वाई माइनस का वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये दो फॉर्मूला है जो कि आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है ना। ये आपको याद रखनी पड़ेगी, दो फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि इसकी ज़रूरत आपको आगे पड़ जाए, है ना, इसकी ज़रूरत आपको आगे पड़ जाए। क्लियर हो रहा है? तो आगे बढ़ते हैं इसमें। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि अगर कोई हमारे पास इंटीग्रल पावर हो, जैसे कि सपोज दैट कि अगर z की पावर अगर हमारे पास 0 हुआ तो उसका वैल्यू क्या होगा, किसी की पावर 0 उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ऐसे ही अगर मैं z की पावर 1 कहूं तो ये z होगा। ऐसे ही मैं अगर z की पावर 2 कहूं तो वो z इंटू z होगा। ऐसे ही मैं अगर z की पावर 3 कहूं तो वो z इंटू z होगा, है ना। और ऐसे ही आगे चलता जाऊंगा तो अगर मैं z की पावर n कहूं तो z इंटू n तक जाएगा, है कि नहीं, n तक जाएगा। और ये n टाइम्स तक जा रहा है, ध्यान रखना। मतलब ये जो आगे हमारे पास है ये हमारा पूरा n टाइम्स तक जा रहा है। कितने टाइम्स तक जा रहा है, n टाइम्स तक जा रहा है। मतलब n टाइम्स मैं यहां इसको कह सकता हूं, ठीक है, मतलब n टाइम्स तक जा रहा है। तो अगर ये n टाइम्स तक जा रहा है तो z की पावर अगर मैं n की बेसिकली बात करूं तो z की पावर अगर n की मैं बेसिकली बात करूं तो वो हमारे पास क्या निकल करके आएगा, z की इनवर्स, देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, माइनस का n लिख सकता हूं क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, इसको ऐसे लिख सकता हूं, है ना। तो देखो इसके कुछ हमारे प्रॉपर्टीज आ जाता है अभी, ठीक है, इसके कुछ एक एक प्रॉपर्टी निकल करके आ जाएगा, है ना। अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहां पर मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो कैसे कैसे हम देखो इसको रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर फर्स्ट हमारे पास आता है क्या, नंबर फर्स्ट हमारे पास आता है कि अगर z की पावर m है और z की पावर n है तो z की पावर m प्लस n हो जाएगा। क्लियर है? दूसरा अलजेब्रा क्या है कि अगर z की पावर m है बट्टे में z की पावर n है तो z की पावर m माइनस n हो जाएगा, ठीक। अच्छा, तीसरा अगर z की पावर m हुआ और ब्रैकेट क्लोज के साथ n हुआ उसकी पावर तो z की पावर m इंटू n हो जाता है। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। ये जो है अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है, कुछ प्रॉपर्टीज है ना, तो ये आपको याद भी रखना है। फोर्थ नंबर में आ रहा है, फोर्थ नंबर में क्या आ रहा है, अगर z1 इंटू z2 की पावर जो होल पावर है वो हमारा अगर n होता है तो उसको हम लिख सकते हैं z1 की पावर n इंटू z2 की पावर n। क्लियर हो रहा है? अगला आता है फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी, अगर z1 अपॉन z2 की पावर n होता है, z2 की पावर हमारा क्या होता है, n होता है, तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, z1 की पावर n अपॉन z2 की पावर n, ठीक है, z2 की पावर क्या, n। तो ये हमारे पास जो है कुछ अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन था जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है। चलिए आगे हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या है, ये जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे z1 को अगर मैं z2 और z3 के फॉर्म में लिखूं, उसके साथ डिस्ट्रीब्यूट करूं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन,
तो Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 हो जाएगा फॉर ऑल Z1 Z2 Z3 बिलोंग्स टू C। ठीक है ना। तो होप कि आज जो मैंने आप लोगों को बताया है ये अच्छे से समझ में आ गया है। कहीं पर डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आगे हम जब बेसिक चीजें डिस्कशन पूरी तरह से कर लेंगे तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है CSIR नेट गेट है ना, IIT जैम मैथमेटिक्स के, वो भी हम लेकर के सॉल्व आउट करेंगे और एक एक करके हम अच्छी तरह से समझने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है ना। तो आज का लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा, अपना फीडबैक जो है कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर दीजिए, है ना। वीडियो सही लगे तो इसको आप लोग लाइक करिए और चैनल पर अगर नए हैं तो इसको आप लोग सब्सक्राइब करिए। और अगर मेरा चैनल आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।